हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर हाइड्रोजन, इसके आइसोटोप्स और इसके टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाइहाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस। तो आप सबने क्लास 10th में इस बारे में या ये रिएक्शन पढ़ी है कि जब भी एक्टिव मेटल्स को हम डाइल्यूट एसिड्स में डालते हैं तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। जैसे अगर जिंक ग्रैनुल्स टेस्ट ट्यूब में जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर आप जिंक ग्रैनुल्स को डालोगे तो बबल्स आएंगे हाइड्रोजन के। एंड हाउ यू कैन टेस्ट दैट द गैस इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन is by bringing a burning splinter near the mouth of the test tube and you'll see that it burns with a pop sound. So that was the test और ये हम सबको याद है। तो प्रिपरेशन मेथड में दो मेथड्स होते हैं, एक होता है लैब प्रिपरेशन, एक होते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन। तो जिंक या मेटल एक्टिव मेटल ग्रैनुल्स जब भी डाइल्यूट एसिड्स में डाले जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है हाइड्रोजन के लिए। देखें कैसे। जिंक में एक बेसिक इक्वेशन पहले लिख के दिखाती हूं आपको। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स ZnCl2 a salt and hydrogen gas is to be liberated। तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब बैलेंस इक्वेशन करना हमारी जरूरत है तो हम इसको बैलेंस कर दें यहाँ पे। तो ट्वाइस HCl Zn प्लस ट्वाइस HCl ZnCl2 प्लस H2। अब थोड़ा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे उसको देखें हम। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमने क्लास 10th में एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स पढ़े हैं और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं और जो नीचे है वो नहीं कर सकते। तो ये क्या बेसिस है इसका, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम देखते हैं इनके SRP वैल्यूज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। SRP इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। ये आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसकी बहुत डिटेल्ड स्टडी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं और वो एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं अकॉर्डिंग टू देयर SRP वैल्यूज। मैंने इसका इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में दिया है कि क्या ऑक्सीडेशन है, क्या रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम एक बार इसको रिवाइज करें, ऑक्सीडेशन इट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के टर्म में हम बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडेशन करते हैं या जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं या रिडक्टेंट्स हैं, और जो रिडक्शन करते हैं या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं और वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। यहां अगर आप देखोगे तो ये जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको दिखाई जाएंगी। इसमें हाइड्रोजन के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं। उनका SRP कम है। SRP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है। आपको पता है मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। मोर एक्टिव मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एलिमेंट्स, ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को एज एन आयनिक इक्वेशन लिखती हूं तो ये हो जाएगा Zn प्लस 2H पॉजिटिव इट गिव्स Zn2 पॉजिटिव एंड H2। यहां आप देख रहे हैं Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। Zn न्यूट्रल था, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यही होता है कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है। तो यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स नोन एज ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन यू सी H positive by gain of electron goes to hydrogen gas. So this is called gain of electron
and gain of electron is always known as reduction. अब ये चीज समझना जरूरी है कि SRP वैल्यूज रिडक्शन वैल्यूज हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, जिनका SRP ज्यादा वो जल्दी रिड्यूस्ड होते हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं जिंक की, जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो कुछ है -0.76 वोल्ट्स, और हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू है 0.00 वोल्ट। तो किसकी ज्यादा है? हाइड्रोजन की ज्यादा है। हाइड्रोजन जिंक के प्रेजेंस में हमेशा रिड्यूस्ड होगा, जिंक हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हमेशा ऑक्सीडाइज्ड होगा। ये एसआरपी वैल्यूज हैं और इसकी डिटेल्ड इलैबोरेटेड स्टडी हम क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे। अब यहाँ पे मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, हाइड्रोजन या डाइल्यूट एसिड्स, अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स वगैरह की बात करें या सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट की बात करें तो वह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं बोलूं कि कॉपर इफ इट इज डिसॉल्व्ड इन HCl और इफ इट इज मींस पुट इन HCl देन देयर विल बी नो रिएक्शन। कॉपर HCl में जाने पर कोई रिएक्शन नहीं देगा, और वो इसलिए नहीं देगा कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का वो है +0.34 वोल्ट्स, जबकि हाइड्रोजन का है 0। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कभी भी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये रिड्यूस्ड होगा, और इसीलिए कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। अगर रिएक्शन करवाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे नाइट्रिक एसिड हमको इसमें लेना पड़ेगा। तो यहां हमने एक बात सीखी कि एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उनका एसआरपी हाइड्रोजन से कम है, और इसीलिए हाइड्रोजन की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और हाइड्रोजन जो है रिड्यूस्ड होता है, इसलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, जो कि हम कह सकते हैं कॉपर है, प्लैटिनम है या सिल्वर है, गोल्ड है, ये HCl या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, और ये सब हम बता सकते हैं इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और ये जो है क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही आपको डिटेल्ड स्टडी इसकी करनी है। नेक्स्ट इज बेसिस। बेसिस कैन रिएक्ट, और एल्कलीज कैन आल्सो रिएक्ट विद द मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो एल्कलीज भी, बेसिस भी जो है वो मेटल्स के साथ में हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व या लिबरेट कर सकते हैं। तो देखें कौन से मेटल्स। अभी मैंने जिंक का आपको रिएक्शन दिखाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। जिंक जो है वो बेस के साथ में भी रिएक्शन देता है, और जो है ये भी सॉल्ट बनाएगा Na2ZnO2 and hydrogen gas is to be evolved. तो zinc metal with the base or an alkali NaOH, it also gives hydrogen or liberates hydrogen gas. Zinc NaOH के साथ में, HCl के साथ में भी दे रहा था, NaOH के साथ में भी दे रहा है, इसका मतलब ये एम्फोटेरिक मेटल है। एम्फोटेरिक आपने पढ़ा हुआ है कि जो दोनों के साथ में acids as well as bases, those elements which react with acids as well as bases are amphoteric in nature. Their oxides are amphoteric in nature. तो यहाँ पे जिंक NaOH के साथ Na2ZnO2 और हाइड्रोजन, और हमारी जरूरत होती है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो हमने इक्वेशन को बैलेंस किया है यहाँ पे। अब ये जो है, ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं, सॉल्ट है सोडियम जिंकेट। सॉल्ट इज नेम्ड एज सोडियम जिंकेट। नाउ सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट जो है, आप कैसे पता लगाएंगे कि एल्कलीज जो है मेटल के साथ में रिएक्ट करके कौन सा जो है प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि हमारे पास जो एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं सिर्फ जिंक ही नहीं है, हम एल्यूमिनियम के साथ में भी एसिड्स और बेसिस दोनों से रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा सकते हैं। हमारे पास लेड है, हमारे पास टिन है, हमारे पास क्रोमियम है, हमारे पास बेरिलियम है। तो ये सारे एलिमेंट्स भी बेसिस के साथ में रिएक्ट करके एसिड्स एज वेल एज बेसिस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं।
तो आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बताएंगे कि फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट इज व्हाट। हाइड्रोजन तो निकल रहा है, ये तो हमको समझ में आएगा, बबलिंग होगी, हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, यू ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड यू विल सी अ पॉप साउंड। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ऑफ द पर्टिकुलर सॉल्ट, व्हेनेवर मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस और एल्कलीज, ये कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए छोटी ट्रिक है। और हमको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारी ट्रिक्स हैं जिनसे हम बहुत अच्छे से प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, फॉर्मूला पता कर सकते हैं, और इसमें हमको दिक्कत भी नहीं होगी। तो देखें कि हम इसको कैसे बना रहे हैं, और यहाँ पे फॉर्मूला इन एलिमेंट्स के साथ अगर बेसिस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा। तो ध्यान से देखिए, आपको जो चीज याद रखनी है वो ट्रिक मैं अब आपको बता रही हूँ, बड़े ध्यान से इसको समझिए कि जो चीज सिर्फ आपको याद रखनी है वो है इनकी वैलेंसीज, इन एलिमेंट्स की वैलेंसीज, इन मेटल्स की वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है जिंक जो है अपने कंपाउंड्स +2 स्टेट में बनाता है, यानी इसकी वैलेंसी है 2, तो 2 वैलेंसी के साथ ही ये कंपाउंड्स बनाता है। एल्यूमिनियम 3, लेड 2, टिन 2, क्रोमियम 3 एंड बेरिलियम यू ऑल नो इट्स 2। तो बस ये आपको याद रखना है कि इनकी वैलेंसीज, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं। अब पहले क्या करना है, ट्रिक देखें हम। Zn जो है H2O के साथ में जिंक का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब ये बनाएगा ZnOH ट्वाइस, जिंक का हाइड्रोक्साइड जो है वो है ZnOH ट्वाइस। जिंक वाटर के साथ में रिएक्ट करके इसका हाइड्रोक्साइड बना रहा है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 है तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा ZnOH ट्वाइस, ये हम सबको पता है। जिंक की वैलेंसी 2, OH -1 चार्ज रखता है, तो फॉर्मूला हो गया ZnOH ट्वाइस। अब आपको करना क्या है, जब आप इसमें NaOH डालें तो आप ये देखो कि मुझे ZnOH ट्वाइस में कितने OH नेगेटिव, कितने हाइड्रोक्साइड आयंस को ऐड करना है कि ये जो नंबर है ये नेक्स्ट हायर इवन लेवल पे चला जाए, नेक्स्ट हायर इवन नंबर पे चला जाए। तो कितने OH नेगेटिव ऐड करेंगे कि ये नेक्स्ट इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाए या चला जाए। कितने करना है, 2 है, नेक्स्ट इवन नंबर 4 है, तो 2 OH नेगेटिव आपको इसमें ऐड करना है। तो 2 OH नेगेटिव आप इसमें ऐड करिए, क्या बन रहा है, ये बनेगा ZnOH 4 2 नेगेटिव। Why it is 2 नेगेटिव, ये न्यूट्रल था जिंक हाइड्रोक्साइड, आपने इसमें 2 OH नेगेटिव ऐड किए। जब आपने इसमें 2 OH नेगेटिव ऐड किए तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 नेगेटिव, ZnOH 4 2 नेगेटिव। नेक्स्ट हायर इवन नंबर पे इसको ले जाना है, 2 है 4 पे ले जाना है, और 2 OH नेगेटिव ऐड करने के बाद चार्ज भी आएगा, क्योंकि OH पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, 2 OH ऐड कर रहे हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ZnOH 4 2 नेगेटिव विल बी द चार्ज ऑफ इट। अब आप इसको न्यूट्रलाइज करिए Na के साथ, Na डाला है हमने, तो न्यूट्रलाइज किससे होगा, Na का कितना लगेंगे कि 2 नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाए। सोडियम वैलेंसी 1 रखता है, +1 इज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे होगा Na2 ZnOH होल 4। इस 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज हमने Na से किया, Na की वैलेंसी होती है +1, और यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज को हम जब न्यूट्रलाइज करेंगे सोडियम के साथ तो ये होगा Na2 ZnOH 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से आप जितने मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दीजिए, जितने आप मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं उतने निकाल दीजिए। OH 4 है, 2H2 आप आराम से निकाल सकते हैं, 4 हाइड्रोजन निकाल के आप इसमें से 2 ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। 2H2O का मतलब 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। So what will be the formula now of the salt? Na2ZnO2. This is called sodium zincate. We call it as sodium zincate. हम इसी मेथड को, बेसिस को एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन की प्रिपरेशन को एल्यूमिनियम के साथ देखें। ट्रिक आप अच्छे से समझ जाएंगे। एल्यूमिनियम जब भी
वाटर के साथ में इसका रिएक्शन देंगे, ये बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या NaOH के साथ में पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो 3 है, सो द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विल बी AlOH थ्राइस। हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला लिया है वो AlOH थ्राइस है। अब इसमें आपको NaOH डालना है, तो इसको इतने OH डालें कि ये जो है ये नेक्स्ट हायर नंबर पे चला जाए। OH इतने डालना है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन इतने डालना है कि ये जो नंबर है ये नेक्स्ट हायर नंबर पे चला जाए, इवन हायर नंबर। 3 है, एक OH नेगेटिव हम इसमें ऐड करें, अगर हम इसमें एक OH नेगेटिव ऐड करेंगे तो ये 3 से 4 पे चला जाएगा, नेक्स्ट हायर इवन नंबर, एंड इट विल बी AlOH 4 नेगेटिव। एक नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि हमने इसमें OH नेगेटिव एक ऐड किया है, तो अभी ये न्यूट्रल था, एक OH नेगेटिव ऐड किया तो 1 नेगेटिव चार्ज विल बी हियर ओवर इट। अब आप इसको Na से न्यूट्रलाइज करिए। कितने Na लगेंगे? Na के ऊपर वैलेंसी 1 या चार्ज +1, और ये जो है -1 को न्यूट्रलाइज करेगा, तो एक ही Na हमको यहाँ चाहिए, AlOH 4। अब आप इसमें से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दीजिए एंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट विल बी रेडी। और ये क्या होगा? आप 2H2O निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे हमने जिंक के केस में किया था, और यहां इसका फॉर्मूला बनेगा NaAlO2। दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट, वी कॉल इट एज सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट विद द हाइड्रोजन, ऑब्वियसली हम ये हाइड्रोजन का प्रिपरेशन देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो निकलना जरूरी है ही। तो यहाँ एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड NaOH डाला, नेक्स्ट हायर इवन नंबर पे इसको ले गए, चार्ज लगाया, OH नेगेटिव जोड़ रहे हैं इसलिए चार्ज लगाना जरूरी है। इसके बाद इसको न्यूट्रलाइज किया हमने, Na डाला, उसमें से जितने H2O होते हैं वो निकाले और जो है हमने सॉल्ट बना लिया। तो ये थे फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, लैब प्रिपरेशन, कि आप मेटल को अगर एसिड्स, डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और वो मेटल्स जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, रिएक्टिव एलिमेंट्स है, रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनके साथ में एसिड्स जो है हाइड्रोजन देते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स जो है वो बेसिस के साथ में भी जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, और फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, द कंपाउंड, जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप ट्राई करिएगा, लेड, टिन, क्रोमियम, बेरिलियम, वैलेंसी लेड 2, टिन 2, क्रोमियम is 3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, एंड बेरिलियम is 2। तो इससे आप आसानी से ये जो फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट है ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की हम बात करते हैं, एंड द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज, बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, पूछा जा सकता है कि वेरी 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 प्योर हाइड्रोजन, वेरी प्योर हाइड्रोजन is prepared by the electrolysis of barium hydroxide with nickel electrodes। ये आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ही प्योर हाइड्रोजन, और कितना प्योर हाइड्रोजन, 99.95% प्योर हाइड्रोजन जो है ये हम बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड विद निकल इलेक्ट्रोड्स। तो अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे निकल इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में, then you will be getting very 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 pure hydrogen, that is 99.95% pure hydrogen। और ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है, आजकल का ट्रेंड है, मैंने पहले भी बोला था,
कि इन बिटवीन द लाइंस दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव, मेनली जेई मेंस, तो यहाँ पे आप इवन इन नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत प्योर हाइड्रोजन 99.95% प्योर हाइड्रोजन अगर आपको बनानी है तो एक्वस सॉल्यूशन बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप करते हैं विद द निकल इलेक्ट्रोड्स, यू विल बी गेटिंग वेरी प्योर हाइड्रोजन. नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज electrolysis of brine. Now let's see what is electrolysis of brine. So let's see electrolysis of brine. अब आपने क्लास 10th में, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक प्रोसेस है जो कि कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोर एल्कली मेथड. क्लोर एल्कली मेथड जिसमें क्लोरीन का भी प्रोडक्शन हो रहा था एक इलेक्ट्रोड पे, दूसरे इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा था, और साथ साथ में एल्कली NaOH का भी हम देख रहे थे कि वो भी प्रोड्यूस हो रहा था. तो क्लोर एल्कली मेथड में ये मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. अब पहली बात तो आप ये समझिए कि ब्राइन क्या होता है. ब्राइन इज aqueous solution of NaCl. aqueous solution of NaCl. NaCl का aqueous concentrated aqueous solution ब्राइन कहलाता है. मतलब अगर आप NaCl को पानी में डालिए तो वो ब्राइन बनाता है और इसका इलेक्ट्रोलिसिस आपको हाइड्रोजन दे सकता है या देता है. अब कैसे, चलिए इसको डिटेल्ड में देखते हैं. हमने वहां पे सिर्फ रिएक्शन देखी थी क्लास 10th में, आज हम इसको डिटेल देखते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रोड पे जाके क्या क्या रिलीज होगा और क्या बनेगा. अब जब आप NaCl को पानी में डालेंगे तो NaCl पानी में आपको कितने तरीके के आयंस देगा. Na पॉजिटिव मिलेगा, Cl नेगेटिव मिलेगा और वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव हमको पता है. कंडक्टिविटी अगर है वाटर की या आपने कंडक्टिविटी के लिए कुछ डाला है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे अगर ब्राइन का इक्वल सॉल्यूशन लेंगे तो विद वाटर H पॉजिटिव OH नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. अब डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे क्या रिएक्शन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स को हमने प्लेस किया है, हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl डाला और हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो उसके बाद डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमको मिल सकते हैं ये हम देखते हैं. एट कैथोड अगर हम देखें, एट कैथोड इज एन नेगेटिव इलेक्ट्रोड. कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और नेगेटिव पे तो पॉजिटिव आयंस दी जाएंगे, ये आपको पता है. तो अब कौन कौन से पॉजिटिव आयंस है भाई इस सॉल्यूशन में, ये देख लें. Na पॉजिटिव है और इसके अलावा H पॉजिटिव है. Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, दोनों के बीच में रेस चल रही है कि कौन जाए, कौन जाके रिड्यूस्ड हो, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, इलेक्ट्रॉन लेंगे, रिड्यूस्ड होंगे और जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे. अब यहाँ पे Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से हु विल विन द रेस, तो इट इज ऑब्वियसली H पॉजिटिव क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. फिर बात आती है SRP वैल्यूज की. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव है सोडियम, सोडियम का पोटेंशियल जो है वो कम होता है, वो जनरली ऑक्सीडाइज्ड होता है और बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, अभी स्टेबल स्टेट में है, तो इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो जल्दी जाके कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाएगा. तो क्या करेंगे, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लिया और बनाया H कुछ नहीं होता है, H ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमको इसको 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स H2 लिखते हैं हम. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, या आप H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन H और 2H मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन. तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड पे तो इस प्रोसेस में सिर्फ हाइड्रोजन ही जाके इवॉल्व होगा. क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव आयंस में से हाइड्रोजन जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और ये ही जाके रिड्यूस्ड हो सकता है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, सो हाइड्रोजन विल बी गेटिंग रिड्यूस्ड ओवर.
द नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड। अब बात करते हैं एनोड की। तो रिएक्शन एट एनोड, नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन एट एनोड इज, यहां पे दो नेगेटिव आयंस है, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब जो बचे हमारे पास नेगेटिव आयंस, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन जाएगा? Cl नेगेटिव विल गो एंड ऑक्सीडाइज्ड। क्यों Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज्ड होगा? दो Cl मिलके यहां Cl2 गैस प्रिपेयर करेंगे। तो क्यों Cl ही जाके जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, OH नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता कि एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल वैल्यू। सो ओवर पोटेंशियल को आप ऐसे समझ सकते हैं, वैसे भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ओवर पोटेंशियल मतलब जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वही जाके ऑक्सीडाइज होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस्ड होगा। सो हियर इट इज द Cl व्हिच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि Cl2 जो है वो जाके इवॉल्व हो रही है, वो गैस इवॉल्व हो रही है किस पे? एनोड पे, क्योंकि हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन तो इवॉल्व हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, और यहाँ पे हमने देखा कि Cl2 जो है वो इवॉल्व हो रही है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। अब इसका साथ में और क्या बन रहा है? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि साथ में और क्या बन रहा है। देखें, हमने 2H2, इसमें से 2H पॉजिटिव निकाल लिया था, तो 2H पॉजिटिव के साथ में हमने हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया था। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? 2OH नेगेटिव। 2H2 हमने हाइड्रोजन निकाला, ये यहाँ पे हाइड्रोजन 2H पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन बन गया, 2OH नेगेटिव हमारे पास रह गया। और हमने यहां देखा था कि NaCl में से 2NaCl की अगर हम बात करें तो Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन को दिया, ऑक्सीडाइज्ड हुआ, Cl2 बनाया, और Cl2 बनाने के साथ 2Na पॉजिटिव रह गया। तो ये दोनों मिलके बनाएंगे NaOH, हाइड्रोजन एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्लोरीन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रिलीज होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन इस प्रोसेस के लिए क्या है? इस प्रोसेस की ओवरऑल रिएक्शन है 2NaCl plus 2H2O, it gives H2, Cl2 and twice of NaOH. So this is called chlor-alkali process. क्लोरीन लिबरेट हो रहा है, alkali बन रहा है, और हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, and this whole process is called electrolysis of brine. Brine is an aqueous solution of NaCl. NaCl का aqueous solution कौन कौन से आयंस रखेगा? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब इसमें से दो पॉजिटिव है, दो नेगेटिव है। Always there will be a race between these positive and negative electrode to get reduced or oxidized over the negative और positive electrodes, और इसमें से हाइड्रोजन और क्लोरीन जाके रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड होंगे, बाकी Na और OH जो है सोल्यूशन में ही रहेगा, एल्कली बनाएगा। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रिपरेशन, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, और ये जो प्रिपरेशन मेथड है, ये प्रिपरेशन मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, लेकिन मैं इसमें एक चीज मिस कर रही हूं, इट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड्यूलेटेड वाटर। एसिड्यूलेटेड वाटर, एसिड की प्रेजेंस में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस आपने 10th में भी पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, कि इसकी एक्टिविटी भी आपने वहां पे देखी है कि एक मग है, उसमें इलेक्ट्रोड्स लेके पानी में कुछ बूंदे डाइल्यूट H2SO4 की आप डालिए, एंड देन whenever you will be electrolyzed that it will give you hydrogen and oxygen। तो देखिए हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O क्या करेगा? H2O एसिड डालना है, इलेक्ट्रोलाइज करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है, और ये बनाएगा 2H2 प्लस O2, 2:1। ये आपको ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व इज ऑलवेज ट्वाइस एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का वॉल्यूम
ट्वाइस रहेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। 2H2O एसिड क्यों डालना है अब ये मैं आपको बताती हूँ। एसिडुलेटेड वाटर बोलते हैं, वाटर इट शुड बी एसिडुलेटेड। रीजन ये है कि वाटर इज ऑलवेज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज ऑलवेज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड्स पे कैसे जाएंगे, जब तक उसकी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे हम, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए हमको उसमें कुछ जो है अमाउंट एसिड का डालना पड़ता है। डाइल्यूट H2SO4 आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करिए एंड इट इज ऑलवेज in the ratio of 2:1, volume of 2:1, hydrogen and oxygen is to be prepared. तो ये हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन था। जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है वो इट्स लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें काफी सारे टर्म्स हैं। तो मैंने जैसा भी आपको बताया कि ट्रेंड जो चल रहा है वो इन एनसीईआरटी के बीच में से क्वेश्चन फ्रेम करने का है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। हाउ टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड। सो लेट्स सी प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब इसको जरा ध्यान से सुनिए, इसमें ही मैं सारे आपको टर्म्स बताऊंगी, आप उनको लिख लीजिए तो आपको याद रहेंगे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हम हाइड्रोकार्बन से भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, हाइड्रोकार्बन CnH2n+2, जब भी आप इसको स्टीम से रिएक्ट कराएंगे, कोल्ड वाटर से नहीं, वार्म वाटर से नहीं, बॉइलिंग वाटर या स्टीम से जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमको जो मिलता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। The mixture of carbon monoxide and hydrogen gas is called water gas. ये याद रखिए, this is known as water gas. तो जब भी हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम से पास करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे, और इसके लिए आपको बहुत एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए और कैटालिस्ट की प्रेजेंस चाहिए। तो नियर अबाउट 1300 केल्विन टेम्परेचर और निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर देगा जो कि कहलाती है वाटर गैस। अब ये वाटर गैस जो है, जैसे अगर मैं CH4 बोलूं तो CH4 plus H2O in the presence of means whenever it reacts with the steam it gives CO plus H2 and both the gases together are called water gas। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये होगा 3H2 4N2 एंड इट इज CO। ओके, अब ये जो वाटर गैस है, ये वाटर गैस कई सारे अदर हाइड्रोकार्बन्स, वाटर गैस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मीथेनॉल एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो वाटर गैस है इसका यूज बहुत ज्यादा है मीथेनॉल के प्रोडक्शन में या अदर हाइड्रोकार्बन्स के प्रोडक्शन में, और इसीलिए हम इसको एक नाम दिया है हमने सिंथेसिस गैस या सिन गैस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं सिंथेसिस गैस और आइदर इट इज कॉल्ड एज सिन गैस। तो वाटर गैस क्योंकि ये मीथेनॉल और अदर हाइड्रोकार्बन्स के प्रोडक्शन में यूज होता है, हम इसको लिखते हैं सिंथेसिस गैस या सिन गैस। अब इसका तीसरा पॉइंट है कि सिन गैस कैसे प्रोड्यूस की जाए। सिन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्क्रैप वुड, सीवेज, देन न्यूज़पेपर्स etc. तो it can be produced from scrap wood, sewage, newspapers etc. and this is called synthesis gas. अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जब भी इस वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां मैं लिख देती हूं, जब भी इस वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन स्टीम के साथ में रिएक्ट करेगा तो again at the temperature of what we can say 673 Kelvin and iron chromate is taken as a catalyst here. So 673 Kelvin iron chromate is taken as a catalyst. Carbon monoxide of the synthesis gas, मतलब carbon monoxide from the synthesis gas
again it reacts with the steam, then it forms carbon dioxide and hydrogen production will be increased production of hydrogen. तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन अगर आपको बढ़ाना है सिंथेसिस गैस में, तो उसका कार्बन मोनोऑक्साइड स्टीम के साथ में अगेन रिएक्ट कर रही है, टेम्परेचर कम लग रहा है, आयरन क्रोमेट कैटालिस्ट की प्रेजेंस है और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आएगा इसको आप सोडियम आर्सेनाइड पे रब कर दीजिए, सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन पे डाल दीजिए और ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेंगे सोडियम आर्सेनाइड से, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिंथेसिस गैस से आपने लिया है उसको स्टीम के साथ में रिएक्ट करेंगे 673 केल्विन, आयरन क्रोमेट एज अ कैटालिस्ट और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एलिमिनेट करते जाएंगे बाय रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन और ये रिएक्शन को हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। The reaction is known as water gas shift reaction। फिर से मैं बताऊं, हाइड्रोकार्बन को स्टीम के साथ में रिएक्ट करिए at an elevated temperature of 1300 something kelvins, nickel catalyst, you will get carbon monoxide and hydrogen gas mixture which is called as water gas। water gas जो है वो मीथेनॉल और कई सारे हाइड्रोकार्बन्स का सिंथेसिस करने के लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिन गैस। अब ये सिन गैस स्क्रैप वुड, सीवेज, न्यूज़पेपर से बनाई जा सकती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड सिंथेसिस गैस का स्टीम के साथ फिर से रिएक्ट कराएं तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसको सोडियम आर्सेनाइड के सॉल्यूशन पे रब करके एलिमिनेट किया जाता है या निकाल दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना जरूरी है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जो सिंथेसिस गैस है इसको कोल से भी बना सकते हैं। कार्बन लो सॉलिड कोल और इसको आप स्टीम से रिएक्ट करवाइए अगेन एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर, nickel catalyst and you will get again the synthesis gas और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन। तो ये सारी चीजें आपको ये टर्म्स याद रखने हैं। पहली चीज, हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन को स्टीम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर, निकल कैटालिस्ट। CO और H2 का मिक्सचर वाटर गैस कहलाता है। ये वाटर गैस मीथेनॉल और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को बनाने के लिए यूजफुल है, इसलिए हम इसको सिंथेसिस गैस कहते हैं, सिन गैस कहा जाता है। ये न्यूज़पेपर, स्क्रैप वुड या वुड पल्प से बनाया जा सकता है, इसलिए हम इसको सिंथेसिस मतलब ये सिंथेसिस गैस बनाई जा सकती है सीवेज, न्यूज़पेपर्स वगैरह से। फिर अगर आपको हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, सिंथेसिस गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड फिर स्टीम के साथ रिएक्ट कराइए 673 केल्विन, आयरन क्रोमेट कैटालिस्ट, it will give carbon dioxide and hydrogen production will be increased definitely। कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हैं सोडियम आर्सेनाइड पे रब करके या सॉल्यूशन में डाल के। फिर कार्बन या सॉलिड कोल से भी हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वाटर गैस या सिन गैस बना सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोल गैस।